welcome back to this another series of lectures on the very first chapter. So अब तक हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा है कि किस तरीके से हम लोग सॉलिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में हम लोग सॉलिड को डिवाइड किया था, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है उनके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को भी पढ़ा था। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट सेल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अब हम लोग यूनिट सेल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और यूनिट सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हर एक चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ईजी वे में विद प्रॉपर नोट्स, रिटन हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं फॉर 12th क्लास। सो लेट्स बिगिन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूनिट सेल होता है। तो यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि यूनिट सेल एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब कि जैसे कि आप अपने घर को एज एन एग्जांपल ले लो, तो आपका घर किस चीज़ से बनता है। तो सबसे छोटा यूनिट अगर आपको ढूंढना हो जिस चीज़ से आपका घर बना हो, तो आप एक ईंट ले सकते हो, ब्रिक्स, राइट। ब्रिक्स को आप एज एन एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक ब्रिक्स को जोड़ कर एक प्रॉपर अपना घर तैयार करते हो। सेम वे में, सिमिलर तरीके से एक कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है, छोटा जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। और एक सेल को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारे ये एक इलस्ट्रेशन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए डायग्रामेटिकली। तो 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे किसी भी स्पेस लैटिस के। स्पेस लैटिस कहने का मतलब हो गया कि हमारा कोई भी जो स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब बहुत सारा, जैसे कि हमारा एक स्पेस लैटिस का एग्जांपल मैं आपको बताऊं कॉमन लैंग्वेज में, तो एक ये हो सकता है कि जैसे कि हमारा घर है, तो घर हम लोग किससे बनाए, ईंट से बनाए, तो ईंट हमारा यूनिट सेल हो गया। और प्रॉपर हमारा जब घर बन के रेडी हो गया तो उसको हम लोग आप क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बोल सकते हो, ठीक है। अब उसमें हमारे 3 पैरामीटर्स हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर बहुत सारे यूनिट सेल मिलके उन्होंने एक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, एक सॉलिड स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है। अब उस स्ट्रक्चर को, जस्ट एग्जांपल इस तरह का वो स्ट्रक्चर है, तो उसमें 3 तरह का हम लोग को पैरामीटर्स पढ़ना है। पहला पैरामीटर हमारा अल्फ़ा, दूसरा गामा और तीसरा बीटा। किसी तरह से आप बोल सकते हैं पहला अल्फ़ा, बीटा या गामा, या अल्फ़ा, गामा, बीटा, किसी तरह से। तो देखिए, अब अल्फ़ा और गामा और बीटा को कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या होता है, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा। जैसे कि देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें हमारा ये जो है अल्फ़ा क्या है, बीटा, ये वाला जो वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। उसी तरह से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है, 3 डायमेंशन में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में कि 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस हमारा जो तीसरा एक्सिस होता है, उसके बारे में हम लोग जो 3D वाले स्ट्रक्चर्स में ही सिर्फ देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो जेड एक्सिस क्या होता है, गामा और यानी कि वाई एक्सिस, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाई एक्सिस जो है, सॉरी मैंने गामा उसको पढ़ दिया था 1 मिनट के लिए। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको बीटा बोलते हैं, और सेम वे में जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको गामा बोलते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हैं इस फिगर में, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जिस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो है उसको अल्फ़ा नाम दिया गया है, उसी तरह से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो है उसको बीटा नाम दिया गया, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो है उसको गामा नाम दिया गया। तो बेसिक अभी तक आप ये जान लो कि ये पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सॉलिड लैटिस के, क्रिस्टल लैटिस के, ठीक है। और इसको हम लोगों ने, एंगल है तो हम लोगों ने इसको बेसिकली अभी के लिए एंगल सपोज किया है। अच्छा, 2-3 चीज़ें और आपको जाननी ज़रूरी है कि ये ए बी सी क्या है। तो ए बी सी जो है इसके एजेस होते हैं, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल सॉलिड के एजेस होते हैं। जैसे एक एज ये हो गया ए, दूसरा एज बी, तीसरा एज सी, ठीक है। तो आप इसको जस्ट एन एग्जांपल आप समझ सकते हो कि ए आपका मान लो अगर विथ है, तो बी आपका हाइट हो सकता है, सी आपका लेंथ हो सकता है। इस तरह से आप, इसी आपके ऊपर है आप क्या उसको एज्यूम करना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखा है यूनिट सेल के बारे में कि बेसिक 3 उसके पैरामीटर्स होते हैं और 3 एजेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि अल्फ़ा जो है ए और बी के बीच के, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल, बीटा जो है वो बी और सी के बीच का, और गामा जो है ए और सी के बीच का जो एंगल है।
ए और बी और बी सी क्या है, ये सब हमारे एजेज हैं जो कि हम लोग ने ऊपर देख लिया है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम कैसे फॉर्म करते हैं लोग, मतलब कि यूनिट सेल कैसे एक पे एक ऐड होते हुए किस तरह से क्रिस्टल सिस्टम को फॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम के बारे में कैसे पढ़ते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी एंड एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा देयर आर 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टल हैबिट्स। तो जैसे जैसे हम लोग इस ए बी सी को वैरी करेंगे या फिर जैसे जैसे हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा को वैरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 7 तरह के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और उसी को हम लोग 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टल हैबिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग, कभी ऐसा हो सकता है कि ए और बी को हम लोग सेम रखें, सी को वैरी कर दें, कभी ऐसा हो सकता है कि अल्फ़ा और बीटा को सेम रखें, गामा को वैरी कर दें, कभी हो सकता है अल्फ़ा और गामा को सेम रखें, बीटा को वैरी कर दें। तो इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है। उसमें से हम लोग जितना जितना वैरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा 7 तरह का क्रिस्टल हैबिट बन सकता है, और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि 7 तरह का क्रिस्टल हैबिट किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला, जब हमारा अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि ये तीनों क्या है एक्चुअली, पैरामीटर्स है, और पैरामीटर्स बेसिकली एंगल्स है। ठीक है, इन ए बी और बी और सी के बीच में, एजेस के बीच में जो है हमारा एंगल्स है। तो जब हमारा साइड्स तीनों इक्वल हो, मतलब कि हमारा एजेस का जो लेंथ है वो सेम हो, ए और बी और सी का, और एंगल भी सेम हो, कितने पे, 90 डिग्री पे, तो हमारा क्यूबिक सिस्टम बनता है। इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl, Cu, Ag। उसी तरह से जब हमारा ए और बी सेम रहे लेकिन सी वैरी करे, सी सेम नहीं हो, तो उसको टेट्रागोनल सिस्टम बोलते हैं। उस केस में भी अल्फ़ा बीटा गामा हमारा 90 डिग्री रहता है। इसका भी एग्जांपल है SnO2 CaSO4 10। फिर इसी तरह से तीसरा केस है हमारा कि इसमें तीनों सेम नहीं हो, ना ए बी के इक्वल हो, ना बी सी के इक्वल हो, ना ए सी के इक्वल हो, कोई किसी से कोई इक्वल नहीं है, और एंगल इस बार फिर भी सेम हो, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के, तो हमारा ये ऑर्थोरोम्बिक का केस बनता है। और इसके एग्जाम्पल्स आपको BaSO4 के कंपाउंड्स, KNO4 के, PbCO3 के एग्जाम्पल्स में आते हैं। सेम वेज में हेक्सागोनल आता है, आप इसको देख सकते हो, इसमें ए बी सेम है, सी सेम नहीं है। एंगल्स यहाँ पर अल्फ़ा बीटा तो सेम है लेकिन गामा अलग है, और इसका एग्जाम्पल ZnO, CDS, ग्रेफाइट। उसी तरह से ट्राइगोनल शेप, इसमें साइड तो सेम है लेकिन एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों अलग अलग है, कोई भी 90 डिग्री के नहीं। ठीक है, लेकिन तीनों सेम। अच्छा, तीसरा क्या है, मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, छठा है एक्चुअली मोनोक्लिनिक। इसके बारे में भी आप देख सकते हो, इसमें कोई साइड सेम नहीं है, एंगल अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी तरह से ट्राइक्लिनिक के बारे में भी है कि ए बी सी जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं आपस में, और एंगल्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। इनके एग्जाम्पल CuSO4 × 5H2O और K2Cr2O7। तो ये हमारे 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, मतलब 7 तरह के स्ट्रक्चर जो हमारे फॉर्म हो सकते हैं सॉलिड्स में डिफरेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस एक्चुअली क्या है, ब्रेविस लैटिस हमारा इस 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, उसी को और फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि जैसे कि क्यूबिक जो है, अब क्यूबिक को भी 3 तरह में डिवाइड किया गया, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। टेट्रागोनल को सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक को सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। इसके बारे में लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि ये होते क्या है, लेकिन अभी के लिए बस ये ब्रेविस लैटिस इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो क्रिस्टल सिस्टम जो हमने ऊपर पढ़ा 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, उसको फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड करना ब्रेविस लैटिस के अंदर होता है। जैसे कि मोनोक्लिनिक जो हमने ऊपर पढ़ा था, मोनोक्लिनिक का हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था ऊपर, कि ए और बी और सी तीनों किसी के इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि एजेस बिल्कुल भी अलग होते हैं आपस में, और अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। तो उसके भी 2 टाइप्स पढ़ने हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड। उसी तरह से बाकी सबके भी, ट्राइगोनल के सिंपल, ट्राइक्लिनिक के सिंपल, हेक्सागोनल के सिंपल। तो ये बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसको कंटिन्यू कर रहे थे। हालांकि इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप लोग को कैलकुलेशन करना होगा कि सिंपल में कितने नंबर ऑफ सेल्स वगैरह है, इसके बारे में आपको करना है। तो ये थोड़ा सा आगे चल के देखोगे, तो ज़्यादा परेशान मत हो कि इतने सारे पार्ट्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे। बहुत ईजी है, सिंपल चैप्टर है, जब बने रहो हम लोग सबको कवर करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, तो कैसे
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स में, जेई में भी काफ़ी बार आ रखा है, सीबीएसई में तो आता ही है। 1 मार्कर जनरली रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि किसी भी शेप का स्ट्रक्चर देखकर, मतलब किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर देख के हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए 2-3 जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको याद रखना ज़रूरी होता है। पहला प्रॉपर्टी है कि एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि पहला चीज़ जो इसमें से बहुत सारा चीज़, उसमें से पहला चीज़ ये है कि अगर कोई भी पॉइंट में बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे, राइट, बहुत सारे एजेस होंगे, राइट, तो सबका अपना अपना वैल्यू है, राइट। कैसे, यहाँ पर देखते हैं इसको कि अगर कोई भी हमारा यूनिट सेल के अंदर हमारा कोई भी अगर कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर सेल्स कहने का मतलब हो गया कि कॉर्नर्स मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्रॉ कहाँ से, ये रहा, जस्ट इन शेप, दिस इज माई वन शेप, दिस इज माई अनदर शेप एंड दिस इज, या तो जस्ट इसमें कितने कॉर्नर्स हो गए, एक कॉर्नर ये हो गया, राइट, एक सेल यहाँ पे हमारा है, एक सेल हमारा यहाँ पे होगा, एक सेल हमारा यहाँ पे होगा और एक सेल हमारा यहाँ पे होगा, राइट, 4 हमारे कॉर्नर्स हो गए। तो जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 टू द यूनिट सेल होता है। मतलब इसका रेशियो, अगर 4 कॉर्नर सेल है तो उनका वैल्यू कितना होगा, 4 × 1/8, ओके, लाइक दिस। 4 अगर कॉर्नर सेल्स है तो उनका 4 × 1/8, मतलब कि जितने भी कॉर्नर सेल्स होंगे उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा फाइनल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द यूनिट सेल में 1/8 होगा। उसी तरह से जो सरफेस पे, मतलब कि जो पॉइंट सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। और इसका रीज़न ऊपर में आपको सबका लिखा हुआ, क्योंकि कॉर्नर जो है वो कॉर्नर पॉइंट जो है 8 बार शेयर होते हैं आपस में, तो उनका जो है 1/8 है। तो रीज़न मैं अभी आपको नहीं बता रहा, बस आपको इतना जानना ज़रूरी है कि 1/2 होता है अगर सरफेस वाले हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन। उसी तरह से अगर कोई एजेस पे प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। और कोई अगर बीच में एकदम बॉडी में प्रेजेंट है, सेंटर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 1 होता है। तो इन सब को हम लोग याद रखते हुए हम सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि कॉर्नर्स पॉइंट का 1/8 कंट्रीब्यूशन, सरफेस वाले पॉइंट का 1/2 कंट्रीब्यूशन, एजेस वाले का 1/4 कंट्रीब्यूशन, और बॉडी पे जो सेंटर में रहने वाले हैं उनका 1/1 यानी कि 1 कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारे कॉर्नर सेल कौन कौन से हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो एक सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर सेल्स हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग निकालें कि कॉर्नर पॉइंट्स है तो कितना होगा, 8 × 1/8 1। उसी तरह से बॉडी सेंटर्ड, ये हमारा क्यूबिक का एक और पार्ट है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि हमारे 8 कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं और एक बॉडी पे रहता है, यानी कि सेंटर में रहता है, ठीक है। तो इनका टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर वाले का 8 × 1/8 और बॉडी वाले सेंटर वाले का 1 होता है, तो टोटल 2 इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल हो गए। उसी तरह से फेस सेंटर्ड में तो आपको बस अब निकालते जाना है, ठीक है, कैसे कैसे। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉर्नर पे तो 8 हैं ही, उसके अलावा हमारे फेसेस पे, मतलब कि एजेस पे भी हमारे 6 हैं। और एजेस वाले की हमने बात की थी कि उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 6 एजेस पे तो उनका कंट्रीब्यूशन 3 हो गया, तो 1 + 3 4। इस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी हमारा जो सॉलिड है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में कि हमारा जो सॉलिड्स होता है उसको हम लोगों ने स्पेशल तरीके से अरेंजमेंट के कारण ही सॉलिड नाम दिया है। तो उसमें अरेंजमेंट जो है हमारा बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक होता है और बहुत कम स्पेस होता है उन 2 एटम्स के बीच में, ठीक है। इस तरह से पैकिंग रहती है, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, अगर कोई 1 डायमेंशन है तो उसमें इस तरह का पैकिंग होगा। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो तो उसमें इस तरह का होगा। और 3 डायमेंशन में इससे भी डिफरेंट होता है, जिसको आप लोग जनरली नहीं ड्रॉ कर सकते हो, इसको बस आप लोग इमेजिन कर सकते हो ऑन पेपर, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी जनरल स्ट्रक्चर ले लो जो रियल वर्ल्ड का है, वो 3D में होता है, तो उसका जो पैकिंग स्ट्रक्चर होगा वो 3 डायमेंशन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्लोज पैकिंग में जो 2D है, 2D में हमारा 2 तरह का हम लोग को पढ़ना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारा जो रहता है वो स्फीयर्स ऑफ सेकेंड रो और एग्जैक्टली अबव टू दोज ऑफ फर्स्ट रो।
spheres is in contact with 4 other spheres and कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर पैकिंग इज 4। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और स्क्वायर पैकिंग में बेसिकली होता क्या है कि सब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्क्वायर के शेप में, मतलब एक ये है, इसके ऊपर जस्ट एक ये रहेगा, फिर इसके ऊपर जस्ट एक ये रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे रहता है, जस्ट एक के ऊपर एक। जबकि हेक्सागोनल में क्या रहेगा, हेक्सागोनल में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि एक ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, फिर तीसरा ऐसे, मतलब एक मिस करते हुए ऐसे ऐसे होता है, ऐसे जिगजैग के शेप, ठीक है। तो बेसिक पैकिंग ये हेक्सागोनल में होती है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है, इसमें 6 होता है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप इसको बेसिकली पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। 3 डायमेंशन के बारे में मैंने आपको बोला कि 3 डायमेंशन जो होता है रियल वर्ल्ड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको यहाँ पे कॉपी पे उसको ड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। 3 डायमेंशन के बारे में भी वहाँ पे भी तरह तरह के पैकिंग होते हैं। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसमें भी पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह का शेप देख सकते हैं आप, एक के ऊपर जस्ट एक है, ठीक है। उसी के बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जिगजैग रहता है, मतलब एक यहाँ रहेगा, ठीक है, तो दूसरा उसका सेम वाला यहाँ रहेगा, फिर यहाँ पे मिसिंग रहेगा, फिर तीसरा यहाँ रहेगा, फिर चौथा यहाँ रहेगा, ठीक है। इस तरह का जिगजैग टाइप का उसमें पैकिंग स्टाइल रहता है। इसके एग्जाम्पल्स है ब्रिलियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, इस सब में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक चीज़ और याद रखना है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D इज 12, ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% की होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं वो है हमारे वॉइड्स। वॉइड्स मतलब देखिए, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इन दोनों के बीच में ये थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे स्पेस बच गया, ये देखो यहाँ पे जो वाइट सा थोड़ा सा दिख रहा है, ये हमारे दोनों के बीच में स्पेस हो गया, उसी को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कॉपी पे इसको थोड़ा समझा पाना मुश्किल है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर में उसी को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, जो बीच में स्पेसेस बन जाते हैं। तो वॉइड्स जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऊपर देखा कि जो 3D वाले हमारे जो पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन, उसमें हमारा पैकिंग एफिशिएंसी 74 है। पैकिंग एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या होगा कि 74% ऑफ द स्पेस इज फिल्ड, तो 26% तो खाली हुए, एंड दिस 26% आर वॉइड्स, ठीक है। और वो किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें ट्रायंगुलर टाइप का शेप बन जाता है। जो भी वॉइड्स है वो आपस में एक ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं, मतलब जस्ट इन केस एक यहाँ है, हाँ एक यहाँ है और एक यहाँ है हमारा यूनिट सेल। तो अभी इनके बीच में देखो, अब एक छोटा सा ट्रायंगल, परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बना पाया मैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का वॉइड क्रिएट हो गया, तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारा ये सब आप लोग को प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हाँ इतना याद करने का ज़रूर है कि हमारा इसमें कैसे निकलता है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारा किस तरीके से हम लोग उसका रेडियस निकाल सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, और किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस को अगर r सपोज करते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उससे ये 0.225 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर निकल सकता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स के, कि ये जितने बड़े होंगे हमारे जो स्फीयर्स यानी कि यूनिट सेल्स, उतने ज़्यादा बड़े बड़े वॉइड्स होंगे। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा बड़ा हमारा यूनिट सेल का ये रहेगा, शेप रहेगा, उतना ज़्यादा बड़ा वॉइड्स बनेगा, ठीक है। साइज ऑफ वॉइड इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द स्फीयर। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ऑब्वियसली जो वॉइड्स हैं, अभी हम लोग देखा था कि ये जो स्पेस है, ये देखिए, तो ये हमारा स्फीयर्स इतना बड़ा है, लेकिन हमारा वॉइड इतना छोटा निकल गया है, तो ऑब्वियसली स्फीयर से हमारे वॉइड्स काफ़ी छोटे रहेंगे। कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हैज 3 स्फीयर लेयर, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अब मैंने तो यहाँ पे 1D में ड्रॉ किया एक्चुअली, लेकिन ये 3D में एक के ऊपर एक ऐसा होता जाएगा, तो 3 डायमेंशनल वहाँ पे वॉइड्स बनते जाते हैं ट्रायंगुलर शेप में। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 4। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं। इस सब चीज़ एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो के बाद आप इस सारे चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करें, खुद को रिफर्निश करें इस टॉपिक से। आप नोट्स को रिवाइज़ करें। नोट्स में बिल्कुल डिटेल में सब कुछ प्रोवाइडेड है, और ये मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, यहाँ पर किस तरह से रेडियस कैलकुलेशन करते हैं। इसमें आप लोग को थ्योरी ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना फार्मूला देखने का ज़रूरत है कि अगर हमारा रेडियस ऑफ द वॉइड r है और सरफेस का रेडियस अगर कैपिटल R है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग उसमें देखा था कि 0.255 टाइम्स ऑफ
कैपिटल आर के होता है वो, ये वाला 2 to 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर जो हमारा होता है वॉइड का रेडियस होता है। कैपिटल आर मतलब स्फीयर का रेडियस। तो उसी तरह से हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे आप मैंने नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा चीज़, तो आप इसको ज़रूर देखें। आई होप आप लोग को क्लियर रहा होगा। कुछ भी इशू हो आपको इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग उसको फिर से रिवाइज़ करेंगे। कोई भी इशू होगा तो आप बिल्कुल कमेंट आउट कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग पूरा चैप्टर केमिस्ट्री के सही से कंप्लीट करेंगे, सारे कवर्स करेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।